बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, चूँकि आज के वीडियो के माध्यम से आप हिंदी साहित्य के लिखित मॉडल पेपर के बारे में जानेंगे। अर्थात जिस विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित होनी है, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में अगर पूछे जाने हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ख़ास करके जिनमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, चूँकि इसमें जो ज्ञान बताया जाएगा, आपको जो जानकारी दी जाएगी, उससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में फँसते हैं। और ऑब्जेक्टिव का इससे पहले 2 मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके। और इसके अलावा आपका जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र हो गया, होम साइंस यानी गृह विज्ञान हो गया। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट यानी मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, इन सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। लिखित मॉडल पेपर जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव और फिर से लिखित, यानी कि आपका 3-3 4-4 मॉडल पेपर एक एक वीडियो का दे दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस इतना ही आप देख लेंगे और हो जाएगा। मात्र 3 से 4 वीडियो या 5 वीडियो जो है मैक्सिमम रहेगी। वैसे एक ही वीडियो में आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप इन 5 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगी उसी के हिसाब से प्लेलिस्ट भी अपडेट मैं करता रहूँगा। ओके, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से शुक्ला एचडी पॉइंट ज्वाइन करें और आसानी से शुक्ला एचडी पॉइंट के द्वारा बताए गए तथ्यों के साथ, बताई गई जो जानकारी है उसके साथ और बताई गई जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें और अपने आप को अच्छे अंक से उत्तीर्ण करें। चलिए लिखित मॉडल पेपर की तरफ हम बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो बीए सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का एक पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इसमें बताए जाएंगे। आइए देखते हैं भाई कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर आपको ये समक्ष आएंगे। देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर, देखिए बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर, हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम हमको पढ़ना क्या है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कार्यालय हिंदी क्या होती है और कंप्यूटर क्या होता है। तो इससे बनने वाले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं के बारे में हमको समझना है। मैंने आपको सिलेबस भी पढ़ा दिया था। वैसे सिलेबस पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र पढ़ना होता है। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती है उनको पढ़ना होता है। इसके अलावा कार्यालय हिंदी पत्राचार में जैसे आवेदन पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन, संकल्प, ये सब होते हैं। इन सभी को देखना होता है। इसके अलावा प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन, प्रतिवेदन, ये सब पढ़ना होता है। हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इसको पढ़ना होता है। हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में जानना होता है। हिंदी भाषा और ई शिक्षण के बारे में जानना होता है। इसके अलावा आप देखेंगे हिंदी कंप्यूटर में आप देखेंगे जो टंकड़ एंड टाइपिंग होती है, शॉर्ट हैंड का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके बारे में, और हिंदी साहित्य में शोध किस प्रकार से, तो इन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी होती है विस्तार से। तो वही चीज़ हम चर्चा करेंगे और आसानी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आपका पेपर, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा। खंड आ, बा और सा। कितने खंडों में भैया? 3 खंडों में, आ बा सा। आ से अति लघु उत्तरीय और बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे। ओके, यहाँ पर देखेंगे 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना पड़ेगा और 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना पड़ेगा और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है आपका कैटेगराइजेशन होगा, इसी प्रकार से आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। यहाँ से खंड आ के 50 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर लिखना आते लघु उत्तरीय के। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, राजभाषा को परिभाषित कीजिए। राजभाषा क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होती है, राजभाषा जो है उसको हम क्या कहते हैं। तो राजभाषा की अगर बात करी जाए तो इसकी परिभाषा देते हुए आप क्या लिखेंगे, राजभाषा के बारे में आपको क्या लिखना है। राजभाषा क्या होती है, मैंने आपको आसानी से जो है सारी चीज़ों को समझाया भी होगा। जब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर मैंने दिया था तो उसमें मैंने विस्तार से आपको बताया होगा। तो जो राजभाषा होती है वो क्या होती है भाई, राजभाषा की बात किया है तो किसी भी देश को संचालित करने के लिए जो गठित शासन प्रशासन होता है उसकी जो भाषा होती है, या उस जो एक प्रकार से संस्था बनाई गई है या शासन प्रशासन चलाने के लिए समिति बनाई गई है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या फिर उसके कार्य करने में, समिति या संस्था को कार्य करने में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसी भाषा को हम ऑफिशियल यानी कि राजभाषा कहते हैं। ठीक है, और देशों में राजभाषा एक ही होती है। किसी भी देश की राजभाषा कौन सी होगी, एक ही होती है।
पर भारतवर्ष की बात की है तो भारतवर्ष में यानी अपने देश की बात किया है तो यहाँ पर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो हिंदी है अपनी तो स्वयं है, और एक है अंग्रेजी। और हिंदी को बोला गया था कि जो है आने वाले समय में 15 साल, जब संविधान लागू होने के 15 साल के बाद में ये केवल हिंदी रह जाएगी, अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक ये ख़त्म नहीं हो पाई, धीरे धीरे संविधान संशोधन होते गए और आज जो है आज भी अंग्रेजी जो है वो बनी हुई है यहाँ पर पूर्णता के साथ। तो एक प्रकार से ये हम लोगों की हार ही तो है हिंदी भाषी क्षेत्रों की या हिंदी भाषी लोगों की। तो कहने का मतलब ये कि हिंदी जो है ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा का भी दर्जा हिंदी को मिलना चाहिए। और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये सबसे एक प्रकार से जो है दयनीय स्थिति है कि भारत जैसे देश में जो कि हिंदी के नाम पर पूरे दुनिया में विख्यात है, तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन फिर भी आज देखेंगे हिंदी के बारे में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ बड़ी एक प्रकार से दयनीय स्थिति में ला करके खड़ी करती है। हालांकि चले तो राजभाषा क्या है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं पुलिस प्रशासन में, बैंकों में हो गया, या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में जो पत्र प्रपत्र इत्यादि टिप्पण संक्षेपण इस प्रकार की जो भाषा होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं, कार्यालयी पत्र हो गया, सरकारी पत्र हो गया, हमको आदान प्रदान करना एक दूसरे से, तो उसकी जो भाषा होती है उसी को हम राजभाषा कहते हैं। यानी कि जो ऑफिस के कार्य होते हैं, सरकारी ऑफिस के जो कार्य होते हैं जिस भाषा में संपन्न होते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, तो बस यही परिभाषा आपकी हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं संकलित हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं संकलित हैं, या संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न पूछे। तो कुछ भी प्रश्न पूछे तो भारतीय संविधान की बात की है तो मुख्य रूप से पहले भारतीय संविधान में की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें बात की जाए तो कितनी भाषाएं थी भैया, कुल मिलाकर के पहले 14 भाषाएं ही संकलित थीं। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं ही संकलित थीं। बाद में जो है और भी जो है भाषाएं संकलित होती गई हैं, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के इस समय की अगर बात किया, अच्छा है पूछा गया तो निश्चित तौर पर आपको कितनी बतानी पड़ेगी, 22 भाषा। तो अब भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और वो कौन कौन सी भाषा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे 2-3 बार सुन लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं बोले दे रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहली भाषा आपकी, अच्छा ये जरूरी नहीं कि पहले क्रम में मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नंबरिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में सारी की सारी आपकी जोड़ी हुई हो, ओके। ये बात ध्यान की पहली दूसरी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे पहली जो मैंने बता दी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, नंबरिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ओके। ये बात ध्यान है। पहली आप लिख लीजिएगा असमिया, दूसरी है आपकी बांग्ला, तीसरी लिख लीजिएगा गुजराती, चौथी हो गई आपकी हिंदी। कौन सी हो गई भाई? चौथी आपकी कौन सी भाषा हो गई? हिंदी हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे जो है 5वीं आप लिख लीजिएगा कन्नड़ हो गई। 6वीं आप कौन सी लिख सकते हो? कश्मीरी। 7वीं आप बोल सकते हो कौन सी भाई? मलयालम। 8वीं आप लिख सकते हो मराठी। 9वीं आप लिख सकते हो उड़िया। 10वीं शामिल है जो पंजाबी है। 11वीं संस्कृत है। 12वीं सिंधी है। 13वीं तमिल है। 14वीं तेलुगु है। 15वीं उर्दू लिख लीजिएगा। 16वीं मणिपुरी। इसके अलावा 17वीं कोंकणी। 18वीं नेपाली। 19वीं बोडो। 20वीं डोगरी। 21वीं मैथिली और जो 22वीं भाषा आपकी है वो संथाली है। तो एक प्रकार से वैसे तो बोडो मास यानी कि जो बोडो डोगरी मैथिली संथाली तो लास्ट में ही जुड़ी है, ओके। इसके पहले नमक यानी कि जो है नेपाली मणिपुरी और कोंकणी ये जुड़ी है उससे पहले। फिर उससे पहले आप देखेंगे तो सिंधी जुड़ी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अलग अलग भाषाएं जो हैं जुड़ी हैं, यानी कि 4 और 3 7 और एक 8 भाषा जो है ये नहीं जुड़ी है। तो 14 8 कितना हो गया? 14 और 6 20 और 2 22। तो इस प्रकार से जो है 8 भाषाएं बाद में जुड़ी। एक संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी जुड़ी, उसके बाद में फिर संविधान संशोधन और भाषा ही संबंधित, फिर उसमें 3 भाषाएं जुड़ी। नमक याद रखिएगा, नमक, ओके, यानी कि नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, इसको नमक से याद रखिएगा। इसके बाद में जो आती है बोडो मास, बोडो मास आप ध्यान रखिएगा। बोडो मास से पहली बोडो, दूसरी डोगरी, तीसरी मैथिली और जो है आपकी चौथी संथाली। बोडो मास, मास से होगा मैथिली और सात से होगा संथाली, ओके। बोडो से बोडो और डो से डोगरी। तो इस प्रकार से ये 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संकलित हैं, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, तकनीकी या परिभाषिक शब्दों से आप क्या समझते हैं? यानी जो तकनीकी या परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं वो क्या होती है? तो इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया। क्या लिखेंगे भाई? आप ऐसा लिखेंगे सीधे सीधे कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है, क्या?
जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है और जो शब्द व्याकरणिक दृष्टि से सामान्य शब्दों की निर्माण प्रक्रिया के नियमों से ही परिचालित होते हैं, किंतु अर्ध संरचना के धरातल पर दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो कि तो दिखते तो सामान्य शब्दों की जैसे, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है कैसे, और एक प्रकार से व्याकरणिक दृष्टि से सामान्य शब्दों की निर्माण प्रक्रिया के नियमों के द्वारा ही परिचालित होते हैं, लेकिन अर्ध संरचना के धरातल पर दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। और इसी प्रकार की भाषा को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं या पारिभाषिक शब्दावली। जैसे कि इसमें आप देखेंगे रसायन शास्त्र में जो प्रयुक्त भाषा होती है, रसायन शास्त्र में कोई अंग्रेजी का शब्द वहाँ से बना कोई केमिकल, अब उस केमिकल के बारे में तो रासायनिक शब्द हो गया, उसकी परिभाषा हमको देनी पड़ेगी, यानी पारिभाषिक शब्दावली, यानी वो अपने आप में ही एक प्रकार परिभाषा संजोई हुई है। तो रासायनिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, भौतिक विज्ञान में हो गया, राजनीति विज्ञान में हो गया, इसके अलावा और तमाम सारे विज्ञान हैं, सोशियोलॉजी से लेकर के तमाम प्रकार के जो विज्ञान हैं उनमें प्रयुक्त जो भाषा होती है या प्रयुक्त शब्दावलियाँ होती है परिभाषा, जैसे कि समुदाय हो गया, समिति हो गई, या इसी प्रकार से जो है तमाम प्रकार के शब्द होते हैं जो कि अपने आप में परिभाषित शब्दावलियाँ हैं तो छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा बातें बयां करते, तो इस प्रकार से शब्दावली जो होती है उसको हम परिभाषित शब्दावली कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तमाम सारे विज्ञानों में या शास्त्रों में जो इस्तेमाल होकर के अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ के लिए सुनिश्चित रूप से रूढ़ से हो जाती हैं, इन शब्दों की निश्चित परिभाषा दी जा सकती है, इसीलिए इन्हें हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा भी हम दे सकें वो पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। निश्चित तौर पर इतनी चीज़ें लिख देंगे, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा, आपसे पूछे कि राष्ट्रभाषा क्या, अभी प्रश्न उठा था कि राजभाषा का, तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जिसे देश के सभी निवासी समान रूप से समझ लेते हो और बोल लेते हो। और भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र का दर्जा, मतलब राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, और राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास जो हैं ये चल रहे हैं और जो है चलते रहेंगे। तो आने वाले समय में हिंदी जो होगी अपनी राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आ जाएगी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूछे कि हिंदी के बारे में, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक में हिंदी से संबंधित तमाम प्रकार के प्रावधान का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। और मुख्य रूप से प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी के विकास संबंधी नियम भी सम्मिलित किए गए इसमें। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्थापित हुई है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, कितने डेट को? 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है राजभाषा के रूप में ये स्थापित हुई है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष, चौथा नंबर प्रश्न है कि संक्षेपण किसे कहते हैं, यानी कि संक्षेपण का क्या आशय है, संक्षेपण की परिभाषा दीजिए या संक्षेपण के बारे में बताइए। संक्षेपण की अगर बात की जाए, संक्षेपण किसी विस्तृत बात को, कोई बड़ी बात है तो उस विस्तृत बात को संक्षेप में इस प्रकार से कह देना कि उसका सारा आशय उसके संक्षिप्त रूप में जो है आ जाए, उसे ही हम संक्षेपण कहेंगे। यानी बहुत विशाल जो है विषय वस्तु हो, बहुत बड़ा कोई स्टैंजा या पैराग्राफ दिया हो, या बहुत बड़ी एक प्रकार से कोई कहानी दी हुई हो, उसको आप बहुत कम शब्दों में बयां कर दें तो वो चीज़ है, लेकिन भाव वही रहे, ठीक है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में जो है थोड़ा सा अंतर आपको जो है मिले, यानी कि उसकी जो संरचना है उसकी संरचना में परिवर्तन दिखे, लेकिन उसके भाव में परिवर्तन ना हो, तो उस प्रकार की जो क्रिया होती है उसकी क्रिया को हम संक्षेपण बोलते हैं। यानी आप देखेंगे संक्षेप में ही लिखना संक्षेपण कहलाता है। किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटे शब्दों में बयां कर देना संक्षेपण होता है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राजकीय कार्यों में संक्षेपण जो होता है वो बहुत बड़ा महत्व होता है संक्षेपण का, खास करके क्योंकि विविध प्रकार के विस्तृत पत्रों को पढ़ने का समय उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके पास होता नहीं है कि हाँ वो हर एक चीज़ को पढ़े, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीज़ें। तो क्या होता है कि उन्हें संक्षिप्त रूप जो है वो जल्दी पढ़ में समझ में आता, तो थोड़ी बातें सब पढ़ करके समझ में आ गया उनके, तो इसीलिए वो जो है संक्षेपण जो करता होते हैं उनके पास होते हैं। बड़ी बड़ी विषय वस्तु को उनको 2 शब्दों में, 3 शब्दों में या 10 शब्दों में समझा देते हैं कि हाँ जो है साहब ऐसे इससे बात ही और ये कैसे निपटाए दो, इस प्रकार से। तो ये चीज़ होती है, ये संक्षेपण होती है। अच्छा, संक्षेपण जो होता है
इसकी विशेषताओं को अगर आपसे पूछे तो इसकी विशेषताएं होती हैं जैसे कि सूत्रबद्धता तथा कम से कम शब्दों में आशय की स्पष्टता, ये पहली विशेषता होती है संक्षेपण की। इसके अलावा यदि कोई उपयुक्त शीर्षक निर्धारित हो सके जिससे कि संपूर्ण लेख का आशय स्पष्ट हो सके तो यह भी उचित है। ये भी संक्षेपण की एक जो है क्या है, सबसे पहली बात विशेषता है। संक्षेपण की विशेषता, संक्षिप्त होना चाहिए लेख, सुस्पष्ट होना चाहिए, जो बातें बताई गई थी बड़े पैराग्राफ में उसके मूल भाव को एक प्रकार से संकेंद्रित करती हो और कहीं ना कहीं पे उसका भाव भी सेम हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ज़्यादा मुहावरों का या फिर एक प्रकार से ज़्यादा अलग अलग प्रकार से जो है प्रयोग ना किया गया हो विस्तृत तरीके से, ये चीज़ होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि टिप्पणी या फिर प्रारूपण, इन दोनों में बताएं। तो सबसे पहले हम टिप्पणी के बारे में समझते हैं कि टिप्पणी है क्या। अच्छा, ऐसे टिप्पणी पूछ लेगा तो प्रारूपण पूछेगा, दोनों में से एक ही पूछेगा, बात ध्यान रखिए। लेकिन मैं दोनों को बता दे रहा हूँ ताकि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएँ। टिप्पणी क्या होती है भैया? टिप्पणी जो होती है किसी भी सरकारी कार्यालय में आप देखेंगे किसी भी प्रकार के पत्र पर आधिकारिक रूप से जो लिखित रूप में चीज़ें दी जाती हैं उसी लिखित प्रतिक्रिया को ही हम टिप्पणी कहते हैं। जब किसी सरकारी कार्यालय में किसी भी प्रकार के पत्र पर आधिकारिक रूप से दी गई प्रतिक्रिया जो होती है उसी प्रक्रिया को हम टिप्पणी कहते हैं, लिखित रूप में होनी चाहिए। ओके, ये टिप्पणी होती है। टिप्पणी के कई प्रकार होते हैं। कभी कभी ये अधिकारियों के द्वारा स्वयं लिखी जाती है टिप्पणी, जबकि कभी कभी क्या होता है कार्यालय के जो टिप्पणी लेखक होते हैं वो इसे लिखते हैं। टिप्पणी को अत्यंत संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि जो अनुसरण करता है यानी कि जो उसको पढ़ने वाला है वो समझ सके और उसका मार्गदर्शन हो सके, वो अच्छे तरीके से समझ सके क्या बातें कही है। आजकल आप लोग फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करते होंगे तो उसमें कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स जो होते हैं उसकी हिंदी अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? टिप्पणी ही मिलेगा। यानी कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हो और लिखित रूप में दे रहे हो, तो आपकी फ़ोटो वेरी नाइस है या फिर गुड लुकिंग है या फैंटास्टिक है या ऑसम है या इसी प्रकार से तमाम प्रकार के, तो अब तो सुपर डुपर या सुपर से भी ऊपर, ज़बरदस्त, तमाम प्रकार के नए नए टाइटल शब्द आ रहे हैं जो कि एक प्रकार से जो है लोगों की जो है अतुलनीय जो है या बहुत ही आकर्षक छवि, इस प्रकार से मनोहारक छवि, ठीक है, अद्वितीय छवि, अतुलनीय छवि, इस प्रकार से लोग जो है कमेंट्स करते हैं। खास करके हिंदी का जितना ज्ञान होता है वो कमेंट सेक्शन में ही उनका दिखाई पड़ता है। एक आध दो शब्द इधर उधर से याद कर लेते हैं, उसको उसी को लिखा करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे टिप्पणी जो होती है उसको भी बोलते हैं। लेकिन टिप्पणी खास करके जो मैं हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मतलब होता है कि जब किसी आधिकारिक, जैसे आधिकारिक माने होता है ऑफिशियल, यानी कोनो ऑफिस है, ऑफिशियल कहाँ पर होगा? कोई ऑफिस होगी, खास करके सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, उसमें क्या होता है जो कार्यालय में कोई चीज़ हुई और कोई घटना हो गई या फिर कोई कार्य हुआ तो उस पर प्रतिक्रिया जो देते हैं लिखित रूप में, कोई टिप्पणी लेखक दे दिया या कार्यालय के लोग ही दे दिए, तो इस प्रकार से जो प्रतिक्रिया मिलती है लिखित रूप में उसी को टिप्पणी कहते हैं। और जो लिखता है इसको उसको टिप्पण लेखक कहते हैं। और जो लिखने की प्रक्रिया होती है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। और टिप्पण लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसके उपरांत जो फल प्राप्त होता है यानी कि जो हमको मटेरियल मिलता है उस मटेरियल को हम टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी एक प्रकार से पूरा का पूरा मटेरियल यानी फल होता है, उसकी जो फल प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना पड़ा है उस कार्य को टिप्पण कहते हैं। और जो उस कार्य को किया है टिप्पणी यानी फल प्राप्त करने वाला, जो कार्य किया है जिसने, उस कार्य करने वाले को टिप्पण लेखक बोला जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी परीक्षा में हूबहू आ सकती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या है, प्रारूपण। व्हाट डू मीन बाय प्रारूपण, यानी कि प्रारूपण से आपका क्या तात्पर्य है? प्रारूपण लेखन या फिर जो है प्रारूपण क्या होता है, प्रारूप लेखन क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आप क्या बताओगे भाई? प्रारूप की अगर बात की जाए तो प्रारूप को आलेख या मसौदा कहते हैं। मसौदा माने होता है मुखौटा, यानी कि जो है प्रारूप तैयार करना, समझ रहे? प्रारूप समिति एक थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का नाम आपने सुना होगा, कहते हैं संविधान निर्माता है बहुत सारे लोग। वैसे संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था, तो भी एक खाका यानी मसौदा तैयार किया था कि यह संविधान में ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, तो इसीलिए तो उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मसौदा यानी प्रारूप समिति के वो कौन थे? अध्यक्ष थे। और चूंकि जब वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे यानी कि जो बनाने वाला, यानी कि प्रारूप मतलब होता है एक प्रकार से आलेख या मसौदा या मुखौटा, यानी उसका सांचा तैयार करना एक प्रकार से, समझ गए बात? तो प्रारूप को आलेख या मसौदा कहते हैं। और किसी सरकार का जो कार्यालय होता है
उसमें जो पत्र होते हैं तथा जो अन्य दस्तावेज होते हैं उनका एक निश्चित रूप जो है या उनका एक निश्चित स्वरूप होता है। और प्रारूपण को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? और प्रारूप को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट कहते हैं। तो प्रारूपण को फॉर्मेशन और प्रारूप को फॉर्मेट बोलते हैं कि किस फॉर्मेट में क्या चीज़ें होनी है। एक तो पहले शेड्यूल फिक्स किया था ना कि किस जो है प्रारूप पे होना है, तो वही होता है आपका प्रारूप। ओके, तो विभिन्न कार्यालयों में जो फॉर्म प्राप्त होते हैं वे प्रारूपण का अंतिम रूप होते हैं। और प्रारूप 1 यानी कि फॉर्म 1, प्रारूप 2 यानी फॉर्म 2, इस प्रकार से आप देखे होंगे। तो ये प्रारूप होता है कि फिर इसका फॉर्म भरना एक प्रारूप होता है एक प्रकार से सीरियल से इस चीज़ को। तो वही चीज़ अब यहाँ पर पूरी की पूरी प्रारूपण यानी मसौदा, मुखौटा या एक प्रकार से आलेख या एक प्रकार से ये चीज़ें कि हाँ जो कि उसके बारे में पूरी की पूरी बातों को बयां कर सके, ये चीज़ आप समझिए। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र और एक होते हैं औपचारिक पत्र। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं वो औपचारिक जो पत्र होते हैं वो कानूनी रूप से होते हैं यानी ऑफिशियल। और जो अनौपचारिक होते हैं वैसे गांव देहात में जैसे कि किसी की शादी ठनी तो कार्ड छपवा दिया वो पत्र हो गया। तो इस प्रकार का पत्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष कि पत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग होते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। पत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग यानी कि कौन कौन से बिंदु सम्मिलित होते हैं पत्र लिखने में। तो इससे बात की है पत्र लेखन में क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पत्र की अगर बात की जाए, सबसे पहली बात कि पत्र में प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए। क्या? पत्र में प्रेषक का नाम और प्रेषक का जो पता होना चाहिए ये होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्राप्तकर्ता का नाम और पता होना चाहिए कि कहाँ पर मेरे को भेजना है और किसके पास भेजना है, तो उसका नाम और उसका पता इसको आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तीसरी बात, पत्र लिखते समय आपको क्या विषय संकेत यानी किस विषय के बारे में आप लिखते हैं वो आपको संकेत देना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि संबोधन, किसको संबोधन करके आप पत्र लिख रहे हो, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पांचवी बात इसमें होती है कि पत्र की जो मुख्य सामग्री यानी कि जो मेन कंटेंट है आपके पत्र में क्या लिखना चाह रहे हो, शादी के बारे में पत्र लिख रहे हो या कोई ऑफिशियल पत्र लिख रहे हो यानी कि उसमें तमाम सारी बातें कि हाँ तुमको नौकरी से निकाला जा रहा है इस प्रकार का पत्र है, या तुम्हारी प्रमोशन कर दी गई इस प्रकार का पत्र है, या शोक संदेश है, या तमाम प्रकार की चीज़ें होती। तो ये अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं, उनकी बातचीत। तो ये आखिरकार मुख्य सामग्री आपकी क्या है, मेन कंटेंट क्या है। इसके अलावा छठी बात ये होती है पत्र की कि जो है समापन सूचक शब्द क्या होता है, यानी कि लास्ट में आप किन शब्दों का प्रयोग करके उसको समाप्त करते हो पत्र को, ताकि जो है उसका एक प्रकार से इम्पैक्ट तुरंत पड़ सके। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी तो पहले आप प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे पत्र लेखन में और या तो लास्ट में। ओके, ये बात होती है। यानी एक तो आप पहले जैसे शुरुआत में पहुंचे अगर धाक जमा ली अपनी, तो एक प्रकार से फिर बहुत देर तक जो है आपकी धाक चलती रहेगी। और लास्ट में जब चलने लगो तो भी एक बार धाक जमा दो, तो फिर बाद में याद रखेंगे लोग, फिर आगे के लिए बुलाएंगे। तो इस प्रकार चीज़ें होती है। फर्स्ट पहले या तो अपना इंप्रेशन जमा लो, फिर लास्ट में जमा लो, बीच में तो ऐसे आपका जमा रहेगा। तो छठवीं बात होगी। सातवीं बात मैंने क्या बताई, सातवीं बात है कि अपना हस्ताक्षर होना चाहिए, जो भी ये लिखे उसका हस्ताक्षर और अपना नाम, यानी हस्ताक्षर यानी कि जो है सिग्नेचर एंड नेम दोनों इम्पोर्टेंट है जो है पत्र की में मुख्य रूप से। ओके, इसके अलावा आठवीं बात है जो है संलग्नक, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा नौवां जो चीज़ होता है पुनश्च, यानी कि दोबारा से एक बार उसको चेक कर लें कि हाँ क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं, पता सही है, नाम सही है और मुख्य कंटेंट सही है, क्या क्या चीज़ें जो हमने लिखी है सही है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। तो इनके अतिरिक्त भी कभी कभी क्या होता है कि पत्रों में कुछ अन्य विषय वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है जो कि मैंने आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 7वां नंबर आपके समक्ष कि पल्लवन की विशेषताएं बताइए। पल्लवन की विशेषताएं बताइए। अच्छा, पल्लवन क्या है भाई? पल्लवन क्या है? संक्षेपण आपको पता ही होगा, टिप्पण पता होगा क्या होगा, और प्रारूपण पता हो गया। टिप्पणी, टिप्पण तो वही जो लिखने की प्रक्रिया होती है, टिप्पण कहते हैं उसी को। तो ठीक है, संक्षेपण तो आपको पता ही होगा। ओके, अच्छा, संक्षेपण को अंग्रेजी में पेरिस कहा जाता है। ठीक है, PRICIS, इसका हिंदी रूपांतरण है संक्षेपण। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, पल्लवन के बारे में आपसे पूछा गया तो पल्लवन के अर्थ को सबसे पहले समझ लेते हैं। पल्लवन जो शब्द है वो पल्लव से रचित है। किससे बना है? पल्लवन जो शब्द है वो पल्लव से बना है। और पल्लव का अर्थ होता है पत्ता। पल्लव माने क्या होता है? पत्ता। जैसे आम का पल्लव कहते हैं ना पंडित जी लोग, की आम का पल्लव लाया भैया जाए के दौड़ के थोड़े,
तो आम का पल्लव जो होता है, फिर किसी का जो पल्लव, पल्लव माने पत्ता यानी कि पत्तों का समूह को हम पल्लव बोलते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पत्ता जिस रूप में दिखता है वस्तुतः वह उसका मूल रूप नहीं होता है। उसका मूल रूप तो वह बीज है जो कि मिट्टी में दबा हुआ है, और उसी बीज का विस्तृत रूप है पल्लव यानी कि पत्ता। तो अर्थात बीज से अंकुर, अंकुर से बना तना, फिर तने से बना क्या, पल्लव आपका। तो इस प्रकार से बीज का विस्तारण क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। तो बीज का विस्तारण ही पल्लवन होता है, और वही प्रक्रिया आप देखेंगे भाषा के संदर्भ में भी फॉलो कर लीजिए। यानी पल्लवन जो होता है किसी सूत्र, किसी विचार, किसी भाव, किसी वाक्य की विस्तार करने को ही पल्लवन बोलते हैं, भाव विस्तारण बोलते हैं। समझ रहे बातें ना। यानी कि पल्लवन मतलब होता है कि कोई छोटी सूक्ति, कोई मुहावरा दिया हुआ है, या फिर कोई भी छोटी चीज़ें लिखी हुई है, कोई छोटा शब्द लिखा हुआ है, उसको आपको विस्तार से बताना। जैसे कि अगर जो है भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, या जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा भाव पल्लवन करना है, इसके भाव को विस्तारित करना, लेकिन जो केंद्रीय भाव हो वो उसी पर्टिकुलर लाइन पर डिपेंड हो। यानी उसकी जो मूल प्रवृत्ति हो, जो आप लिख रहे हो, वो कहीं ना कहीं पे घूम घूम करके जो बात पल्लवन करने के लिए दी गई है उसी बात पर ही फोकस कर रही हो। तो इस प्रकार के लेख को हम पल्लवन कहते हैं, भाव विस्तारण कहते हैं, या विस्तारण बोलते हैं। ठीक है। तो पल्लवन क्या होता है, किसी सूक्ति, किसी विचार, किसी सूत्र, किसी वाक्य या किसी भाव को विस्तार से लिखने की कला, विस्तार से लिखने की प्रक्रिया को हम पल्लवन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं। तो पल्लवन माने विस्तार से, पल्लवन, पल्लवन को दूसरे भाषा में विस्तारण बोला जाता है, या भाव विस्तारण, या भाव पल्लवन, यानी कि भावों का, विचारों का, सूत्रों का, सूक्तियों का, इसी प्रकार से मुहावरों का, श्लोकों का विस्तार में लिखना, विस्तार में उस भाव को समझाना, यही होता है आपका भाव पल्लवन या भाव विस्तारण। अच्छा, इसकी विशेषता पूछी गई है। लिखो भाई, पहली विशेषता इसकी होती है गद्य कृति। पल्लवन एक गद्य कृति होती है, ना कि पद्य कृति होती है, यानी कि ये गद्य कृति होती है। दूसरी बात, ये रचनात्मक विधा होती है। पल्लवन एक रचनात्मक विधा होती है। तीसरी बात, मूल विषय बाध्यता होती है इसकी। मूल विषय बाध्यता मतलब कि जो बातें लिखी गई हैं उसी के इर्द गिर्द आपको घूमना, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उदाहरण भी दे दें जो उदाहरण उस पर्टिकुलर जो सूक्ति लिखी है, जो विचार लिखा हुआ है, उस विचार को फॉलो करता हो, उस विचार के एक प्रकार से समन्वय, यानी कि उस विचार किससे संबंधित हो, ऐसा। ठीक है। चौथी बात है कि स्वाभाविकता होनी चाहिए। पांचवी विशेषता इसकी है कि मौलिकता होनी चाहिए उसकी, यानी कि कहीं से नकल कॉपी करके आपको नहीं लिखना, उसकी खुद के विचारों को आपको मेंशन करना है। छठवीं बात है कल्पनाशीलता, भी इसमें आप पिरो सकते हैं पल्लवन में, बड़ी अच्छी बात होती है कल्पनाशीलता, एक विशेषता है खास करके पल्लवन की। सातवीं विशेषता है स्वच्छंदता, यानी स्वच्छंद रूप से इसको लिखना चाहिए, किसी का दबाव, किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्वच्छंद भाव से समन्वयात्मक शैली का प्रयोग करते इस जो है पल्लवन का आपको, मतलब किसी भी जो है सूक्ति का, विचार का आपको पल्लवन यानी भाव विस्तारण करना चाहिए। आठवीं बात यह है कि जो है गयात्मकता, गयात्मकता माने होता है कि लगातार क्या फ्लो बना रहे, कि पढ़ने, यानी कि जब भी आप कोई छोटी सी वस्तु को, अच्छा संक्षेपण और पल्लवन जो है, संक्षेपण और पल्लवन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो पल्लवन होता है उसको पढ़ने का लोगों के पास टाइम जो है एक प्रकार से निकालेगा। अगर कोई व्यक्ति पल्लवन पढ़ने के लिए टाइम निकाल रहा है तो उसका जो टाइम उसने निकाला है वो जो है बेकार ना जाए उसका टाइम। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए उसमें थोड़ी बहुत जो है गयात्मकता लानी जरूरी है, यानी कि फ्लो बना रहे, यानी पढ़े तो फ्लो उसमें बनाए रहे। जैसे देखते हैं सीरियल वगैरह, सीरियल में खास करके गयात्मकता बहुत होती है। क्यों होती सीरियल में, क्योंकि क्या होता है कि लंबा लंबा होता है, सीरियल बहुत बड़ा होता है, तो लोग बोर ना हो इसीलिए क्या होता है कि याद दिखाएं कोनो चीज़, और लास्ट में लाए रोक दी जू जू करके तमाम सभी फोटो दिखाई जू जू, ऐसे सीरियल देखो। तो इससे क्या होगा कि एक जो है बन जाएगा माइंड में कि हाँ जो है कल यहाँ का हुए, देखिए महा एपिसोड में कि जो है इन्होंने इसको क्या कहा, या इसी प्रकार से ऐसा, मतलब थोड़ा सा जो है एक प्रकार से वो क्रिएट करेंगे कि हाँ लोगों के मन में उत्साह बने कि हाँ इसके आगे क्या होगा, रात भर परेशान नहीं कि कल यहाँ देखा कि चाहे लाइट ना हो जनरेटर चलवा के देखिए। तो इस प्रकार से चीज़ें होती, तो ये होती गयात्मकता, यानी कि पढ़ने पर मजबूर कर देना पाठक को कि वो पढ़े, तो उसको कहते हैं गयात्मकता। तो ये होनी परम आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो एक प्रकार सोचे कि सारी चीज़ें बेकार, अगर कोई पढ़ेगा नहीं ना आपके विचारों को तो फिर क्या मतलब लिखने का। ठीक,
वही 9वीं चीज़ होती है शब्द चयन, जो इसमें करना चाहिए बड़े सोच समझ करके और बड़े विस्तार से शब्द चयन जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। इसके अलावा इसकी भाषा भी सुरम्य हो, जो है कठिन शब्दावलियों का प्रयोग ना हो, सरल भाषा का प्रयोग हो, ऐसी भाषा हो जो कि एक प्रकार से समझ में आ सके सभी लोगों के, ताकि लोग पढ़ सके और लोग जान सकें। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो ये होता है आपका पल्लवन। पल्लवन के बारे में मैंने बता दिया, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखो मुन्नमा, अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, अर्ध सरकारी पत्र या जो है अशासकीय पत्र क्या होता है। अच्छा, अर्ध सरकारी पत्र बताओ या फिर अशासकीय पत्र, दोनों को मैं बता दे रहा हूँ। अर्ध सरकारी पत्र की बात किया है तो अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है अर्ध सरकारी पत्र को। ओके, और सरकारी कार्य के संबंध में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी तथ्य की ओर ध्यान दिलाने, आपस में सलाह मशवरा करने तथा स्पष्टीकरण एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वह निकाला करता है, वही होता है अर्ध सरकारी पत्र। यानी कभी कभी क्या होता है कि यह पत्र गोपनीय भी होता है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र सरकारी कार्य के संबंध में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी तथ्य यानी किसी सत्य के बारे की ओर ध्यान दिलाने के लिए, आपस में सलाह मशवरा करने के लिए या स्पष्टीकरण करने के लिए या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिस पत्र को व्यवहार में लाते हैं वो पत्र जो होता है वो अर्ध सरकारी टाइप का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान है। ऑफिशियल चीज़ें नहीं, जो उनके आपस की चीज़ें हैं उनको एक प्रकार से डिनोट करता है, और कुछ ऑफिशियल चीज़ें तो उसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। समझ में आ गई बातें। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि अशासकीय पत्र क्या होते हैं, तो अशासकीय पत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉन ऑफिशियल लेटर। अच्छा, ये नॉन ऑफिशियल लेटर होता है अशासकीय पत्र, और जो अर्धशासकीय पत्र होता है उसको हम डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, और जो सरकारी पत्र होता है उसको हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो जो अशासकीय पत्र होते हैं उनकी बात की जाए तो ये अनौपचारिक पत्र होता है एक प्रकार से। अनौपचारिक पत्र यानी कि एक प्रकार से जिसको मैंने बताया था ना कि शादी वाला कार्ड हो गया, ये सब टाइप का। ओके, तो ऐसे पत्र जो कि कार्यालय के एक विभाग अथवा अनुभाग को अपने ही कार्यालय के दूसरे विभाग या अनुभाग को लिखना पड़ता है। इसमें विभाग या अनुभाग का नाम देते हैं, कोई संबोधन नहीं होता है इसमें। तो उस प्रकार का जिसमें कोई संबोधन ना हो और ये एक प्रकार से कानूनी तरीके से नहीं होता है, तो एक प्रकार से इसीलिए इसको हम अनौपचारिक बोलते हैं कि औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो वो अशासकीय पत्र होता है यानी कि नॉन ऑफिशियल लेटर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि परिपत्र क्या है, तो परिपत्र को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। ओके, परिपत्र जो होता है एक प्रकार से सूचना होती है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनको देते हैं, और परिपत्र विभाग के निर्देश और अनुदेश से संबंध होता है। परिपत्र विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए जो है लोगों को दिया जाता है, यानी कि वितरित किया जाता है। मतलब कि अगर कोनो कर्मचारी है और जो है कोई बड़ा अधिकारी है, उसने जो एक प्रकार से लिख करके भेजा कि हाँ तुम्हारा कार्य है, ये करना है ऐसे, तो वो चीज़ प्रकार का परिपत्र कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं भैया, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता है जो कि फ़ोन में आपके ऐप ऑलरेडी आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है कि जो एक प्रकार से आपका ऐप होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम आपका जो मोबाइल चल रहा है, फ़ोन चल रहा है ये, और एक एप्लीकेशन यानी कि जो आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वो वाला, और एक होता है क्या आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, और पूरे विश्व में जो विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ कंपनी के बनाए हुए जो सॉफ्टवेयर हैं, ये अधिकांशतः सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। विंडो 7, विंडो 8, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा जरूर कि विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर होता है बड़ा फेमस है और बड़ा अच्छा माना जाता है, उच्च क्वालिटी का माना जाता है, गुणवत्ता उसकी अच्छी है। तो ये चीज़ होती है विंडोज़। ओके, तो विंडोज़ 7 वगैरह आपने पता होगा लैपटॉप वगैरह में पढ़ते हैं। और आप फ़ोन भी आप सिस्टम अपडेट करते हो ना, तो ये सिस्टम जो एक प्रकार से जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप अपडेट करते हो। ठीक, तो उसमें देखते हैं कुछ नई नई चीज़ें जुड़ी होती है जो कि सिस्टम की तरफ से होती है, नहीं फ़ोन की तरफ से होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लॉक के प्रकारों और पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ब्लॉक क्या होता है भाई,
ब्लॉग यानी ब्लॉगिंग जो होता है एक प्रकार से, कहीं पर देखा कि कहाँ कुत्ता बिल्ली नाच रहा है, कुत्ता कहीं पर भौंक रहा है, उसकी आप ब्लॉगिंग कर लो। कहीं बिल्ली लड़ रही है उसकी ब्लॉगिंग कर लो। कहीं बंदर पेड़ से कूद रहा है उसकी ब्लॉगिंग कर लो। कहीं पर घूमने जाओ उसकी ब्लॉगिंग कर लो। कोई राजनीति का कोई चीज़ बोला वो ब्लॉग कर दो। यही सब ब्लॉगिंग वगैरह होती है। तो ब्लॉगिंग की बात की जाए, विषय वस्तु और सामग्री के आधार पर ब्लॉग को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहला प्रकार हो गया राजनीतिक ब्लॉग, ओके, यानी कि पॉलिटिकल ब्लॉग। दूसरा कल्चरल ब्लॉग, यानी कि जो कला संस्कृति संबंधी होती है, यानी कि आर्ट ब्लॉग हो गया, कोई आर्ट आप बना रहे हो वो ब्लॉग। संस्कृति से जुड़े ब्लॉग हो गए, सिनेमा से जुड़े ब्लॉग हो गए, ये सब ब्लॉग दूसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार के साहित्यिक ब्लॉग होते हैं, ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी कहानियाँ वगैरह ये ब्लॉग करके, या फिर छोटी छोटी एक प्रकार से कविताएं लिखे, ये सब उसको बोले उस पर, तो ये साहित्यिक ब्लॉग हो गया, वीडियो बनाए। चौथी चीज़ है पर्सनल ब्लॉग भी होते हैं। कुछ पर्सनल ब्लॉग यानी कहीं पर आप घूमने गए, वहाँ की फ़ोटो शूट किया, या फिर आपकी शादी हो गई उसकी फ़ोटो बना लिया, या फिर आपके जो है कोई चीज़ होती है आपके यहाँ पर, तो चीज़ें, तो ये पर्सनल ब्लॉग होते हैं। इसके अलावा बिजनेस ब्लॉग भी होते हैं। बिजनेस के टाइप का जो ब्लॉग होता है वो बिजनेस ब्लॉग होता है। छठवां ब्लॉग कौन सा हो गया आपका, टॉपिकल ब्लॉग होते हैं। सातवां ब्लॉग होता है मेडिकल ब्लॉग। आठवां ब्लॉग होता है ट्रेवल ब्लॉग, यानी कहीं पर घूमने जा रहे हो वो। नौवां ब्लॉग होता है रिसर्च आप कर रहे हो तो उसके संबंधित ब्लॉग, रिसर्च ब्लॉग। 10वां होता है कुछ लीगल ब्लॉग यानी कानूनी ब्लॉग। उसके अलावा 11वां होता है आपका एजुकेशनल ब्लॉग, यानी कि पढ़ाई संबंधित ब्लॉग। ये ब्लॉगिंग के कई प्रकार होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ओके। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, आपके समझ सारी बातें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपसे पूछे कि शोध के अंग कौन कौन से हैं। शोध के पहला अंग होता है ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, ये एक प्रकार से होता है। दूसरा प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, ये भी एक अंग होता है। इसके अलावा विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, ये भी एक प्रकार से शोध के अंग के बारे में बातें जो है कही जाती हैं। इसके अलावा परिमाण स्वरूप निर्णय भी कहीं ना कहीं पे शोध के अंगों का एक प्रकार से महत्व ही होता है, ठीक। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये अति लघुत्तम टाइप के आपके प्रश्न जो है लगभग समाप्त होते हैं। अब हम लघुत्तम टाइप के प्रश्नों पर बढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन प्रश्नों के उत्तर को हमको कैसे लिखना है। इसमें केवल 5 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, 8 प्रश्न आपको दिए गए होंगे। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना पड़ेगा, खंड वाक्य, ओके। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझते हैं विस्तार से, ओके। चलिए चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है आपकी समझ, देखिए दूसरा, कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अच्छा, इसमें 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से केवल 5 प्रश्न आपको छांट छांट कर लेने हैं जो कि आपको बेटर तरीके से पता हो, यानी ऐसे प्रश्नों को आपको करना है जो कि आपको पता हो। अच्छा, मैं तो सभी को बता दूंगा, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको सहज लगे, उसका उत्तर आप लिखेंगे एग्जाम्स में, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी मॉडल पेपर आएगा तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप लोगों को और मॉडल पेपर चाहिए, आप लोगों को और मेहनत करिए हम आप लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर जी और वीडियो चाहिए। इसके अलावा आप और कमेंट करें, आपके जो सब्जेक्ट हों कमेंट करें। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट में लिखें ताकि पता चले कि हाँ आप किस यूनिवर्सिटी हैं, ताकि मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, वैसे ये वीडियो जो मेरी है लगभग सभी विश्वविद्यालयों के हिसाब से, मैंने सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस को देखा। नई शिक्षा नीति में क्या हुआ कि सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस जो है सेम ही हो चुका है। एक आध विश्वविद्यालय है जिसमें क्या हुआ है कि पेपर 1 पेपर 2 में क्या होता है कि अलग अलग तरीके से कुछ कुछ पूछ लिया जाता है, बाकी सभी सेम ही है। और उसमें भी क्या होता है कि कार्यालय हिंदी को ही पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी उसी से आधा आधा करके, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही सिलेबस है, इसी सिलेबस से यानी कि यही मॉडल पेपर से प्रश्न आएंगे, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं और कोई दिक्कत की बात नहीं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बार सभी लोग, जितने लोग देख रहे हो, सभी लोगों से ये निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करने के बाद में वीडियो सेट की जाती है, वीडियो आप लोगों के समक्ष आती है, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। आपके घर में जितने मोबाइल फ़ोन है सभी से वीडियो को लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, चाहे बेल आइकन ना प्रेस करें। जिनको नहीं देखना, आपके से पिताजी की फ़ोन हो गए, पिताजी का फ़ोन हो गया, माता जी का फ़ोन है या बड़े भाई का फ़ोन है, तो उससे सब्सक्राइब कर लो। उसके अंदर उसका बेल आइकन जो है म्यूट कर दो ताकि उनके पास नोटिफिकेशन ना जाए, उनको डिस्टर्ब ना हो, बाकी सब्सक्राइब रहे। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो और शेयर करिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए तो हम देखते हैं भाई, पहला प्रश्न आपके समझ क्या है इसका, कि कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यानी कार्यालयी हिंदी का प्रयोग जो है उस किस किन क्षेत्रों में किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कार्यालयी हिंदी की बात की जाए तो कई प्रकार के जो है पत्र जो होते हैं, पत्र आदि होते हैं, उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। कार्यालय से संबंधित अधिकारियों से होकर के लिपिक तक, या लिपिक से लेकर के तो तमाम सारे अन्य कर्मचारी जो होते हैं उन तक, कार्यालय हिंदी में ही आप देखेंगे उन पर टिप्पणी लिखना हुआ तो हम कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। प्रतिवेदन देना हुआ कोई, उस पर भी हम जो है कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं।
यानी कार्यालयी हिंदी माने होता है जो ऑफिशियल कार्य करने के लिए जो लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं वही कार्यालयी हिंदी होती है। जैसे राजभाषा है तो ये कार्यालयी हिंदी का ही एक प्रकार से प्रारूप है। राजभाषा, खास करके राजभाषा उस भाषा को होता है जिस भाषा में हम ये चीज़ें लिखते हैं। और ये चीज़ें हम किन किन चीज़ों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको टिप्पण लिखना हुआ, प्रारूपण लिखना हुआ, संक्षेपण लिखना हुआ, प्रतिवेदन लिखना हुआ, तो इन सभी को लेकर के इन सभी में हम कार्यालयी हिंदी का प्रयोग देखते हैं। तो ये सभी क्षेत्र होते हैं इसके। तो आप लिखेंगे जैसे कि संक्षेपण में आप देखेंगे किसी विस्तृत विवरण हुआ, विस्तृत आख्या हो गई, वक्तव्य हो गया, कोई प्रतिवेदन है इनसे, या कोई पत्र व्यवहार है, इसमें हम देखेंगे एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे हम क्या करते हैं, कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करके ही हम जो है लिखते हैं। तो कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, टिप्पण हो गया। टिप्पण समझते हैं, टिप्पण जो होता है, टिप्पणी लेखन को टिप्पण कहा जाता है। टिप्पणी लिखने की कला को टिप्पण कहते हैं। तो कार्यालय में होने वाले लेखन रूप में सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य जो होते हैं या सूचनाएं, इन सभी को टिप्पणी कहा जाता है। और टिप्पणी लेखन की जो प्रक्रिया होती है उसको टिप्पण कहते हैं। तो ये सब कार्यालयी हिंदी में ही आते हैं। कार्यालयी हिंदी में ही टिप्पण लिखा जाता है, कार्यालयी हिंदी में ही प्रारूपण लिखा जाता है, कार्यालयी हिंदी में संक्षेपण लिखा जाता है, कार्यालयी हिंदी में प्रतिवेदन होता है। प्रतिवेदन समझ रहे हैं, प्रतिवेदन मतलब होता है सरकारी कामकाज के संबंध में जांच, तथ्यों का अन्वेषण या सुझाव देना हुआ, इन सभी का विस्तृत विवरण प्रदान करना क्या कहलाता है, इसी को प्रतिवेदन कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रतिवेदन में वह सूचना या जानकारी प्रस्तुत की जाती है जो सार्वजनिक रूप से तथा जो है जो प्रकार से जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से उसको हम बता दें, यानी कि यथा तथ्य होती है, मतलब यथा तथ्य ज्ञात जो है एक प्रकार से इसमें आप देखेंगे पूर्ण रूप से तो यथा तथ्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि प्रतिवेदन जो है प्रस्तोता एक या एकाधिक व्यक्ति या आयोग या समिति या मंडल या फिर मॉडल उससे संबंधित व्यक्तियों या सरकारी तथ्यों को प्रामाणिक रूप से यथा तथ्य प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास पूरा किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी ठीक है। तो प्रतिवेदन हुआ, संक्षेपण हुआ, प्रारूपण हुआ, टिप्पण हुआ, इन सभी के लेखन में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनुवाद करना हो तो वो भी कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करके ही किया जाता है। तो कार्यालय से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के साहित्यिक अनुवाद सामान्य रूप से होते हैं वो सब साहित्य के अंतर्गत प्रशासन कार्यालय, डाक घर कार्यालय, रेल कार्यालय, आकाशवाणी या दूरदर्शन कार्यालय हो गए। इन सभी में जो कार्यालयों के कागजात होते हैं उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। और वो सभी में जो कार्यालय के कागजात होते हैं उनकी जो भाषा होती है वो राजभाषा होती है। और जिस शैली में, यानी कि वो जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से कार्यालयी जो भाषा है उसमें जितना अधिक जो है अनौपचारिकता का निर्वाह किया जाता है उतना व्यवहारिक जीवन के किसी क्षेत्र में नहीं देखा जा सकता। ओके, जैसे परिवार तथा समाज में संभाषण के साथ के समय वक्ता तथा श्रोता के स्तर भेद के आधार पर कुछ औपचारिकताओं का निर्वाह आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रशासनिक स्तर पर आप देखेंगे हर समय औपचारिकता का पालन स्तर भेद दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी परम आवश्यक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये जो है कार्यालयी हिंदी, इसका जो है क्षेत्र जो होता है, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग होता है। अनुवाद करने में, प्रतिवेदन लिखने में, प्रारूपण लिखने में, संक्षेपण लिखने में, टिप्पण लेखन में, इन सभी में प्रयोग किया था। तो यह इतना आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अच्छा, सरकारी पत्र के बारे में आपसे पूछा गया कि सरकारी पत्र क्या होता है, इसके उदाहरण को बताएं। सरकारी पत्र की बात की जाए तो ऐसा पत्र जो कि सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, यानी कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को भेजा जाता है और उसमें सरकार के किसी निर्णय या कोई समस्या का निदान हुआ या किसी नीति को निर्धारण करना हुआ, इन सभी के विषय को समाहित किया जाता है। तो उस प्रकार के प्रपत्र को या उस प्रकार के पत्रादि को या पत्र को हम क्या बोलते हैं, सरकारी पत्र बोलते हैं। ओके, और सरकारी पत्र जो होता है एक निश्चित ढांचे में ढला होता है। इसकी सामग्री बिल्कुल तथ्यपरक होती है, संयत होती है, स्पष्ट होती है और सबसे अधिक यानी कि सर्वदा हमेशा सत्य होती है। क्योंकि ये क्या होती है कि एक प्रकार से इस पर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो इसके लिए इसको स्पष्ट करना परम आवश्यक होता है। कोई नियम कायदा बनाना हो मान लेते सरकार को संसद में, तो भाई इसको लिखना पड़ेगा, तो एक प्रकार से तथ्य, ताकि उस पर बहस होगी तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा जांच परख करके चीज़ें होती हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई।
और पत्र की सारी सामग्री यथार्थपरक तथ्यों, नियमों और जो है उपनियमों से बंधी हुई होती है सरकारी पत्रों में, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और संक्षिप्तता जो होती है सरकारी पत्रों की रीढ़ होती है, यानी सरकारी पत्र जब भी आप लिखें तो बहुत छोटे-छोटे लिखें, संक्षिप्त चीज़ें, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को लिखने का प्रयास करें। सब मतलब कि क्या होता है, क्योंकि जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी खास करके, उनके पास समय नहीं होता है। वो खास करके वैसे समय भी होगा तो वो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बैठे रहेंगे केवल। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि केवल बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसा ना होता सरकारी कार्यों में तो लोग क्या करते, जो है जो प्राइवेटी यानी कि प्राइवेटेशन जो हो रहा है, यानी जो एक प्रकार से जो निजीकरण हो रहा है लगातार भारत में, आप देख रहे होंगे कि ये बेचा वो बेचा, आप लोग टीवी पे सुनते होंगे। तो क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कार्य अच्छे होते हैं और जो है सरकारी सेक्टर में कार्य बुरे होते हैं, बिल्कुल ये सभी को पता होगा। ठीक है, प्राइमरी स्कूल में आप देखेंगे, अब पढ़ाई तो थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन पहले आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में कुछ पढ़ाई होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। ठीक है, ये चीज़ें तो संक्षिप्तता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं बड़े आलसी होते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए छोटे-छोटे लिखें, ये चीज़ होती है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो है ये अच्छा सरकारी पत्र जो होते हैं, ये हमेशा जो होते हैं अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। किस शैली में? अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। यदि पत्र लंबा होता है तो कई परिच्छेदों में बाँट दिया जाता है या बँटा रहता है। याद रखें कि सरकारी पत्रों में प्रथम परिच्छेद या पैरा जो होता है उसकी संख्या नहीं लिखी जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी पैरा 2 से प्रारंभ कर आगे जितने पैरा होते हैं 3, 4, 5, 6, उनकी संख्या बाईं ओर लिख दी जाती है। लेकिन जो पहला पैराग्राफ होता है वो नहीं डाला जाता है। तो पहला पत्र यानी कि जब भी आप 4-5 या फिर जो है 4-5 पैरा में जाए तो आपको नहीं लिखना होता है कि हाँ पहला पैरा नहीं लिखना होता है। बाकी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4 जो आगे बढ़ते जाएंगे तो उसको लिखते जाएंगे, पहला नहीं लिखना होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सरकारी पत्र लिखना कैसे होता है? सबसे पहले यहाँ पर आप जो है बाईं साइड पे यहाँ पर प्रेषक आपको लिखना होता है। प्रेषक, प्रेषक का जो नाम हो यानी कुछ भी हो तो प्रेषक का नाम इसके सामने जस्ट नहीं लिखना होता है। यहाँ पर प्रेषक के पास पे कामा लगा दीजिएगा। इसके नीचे जो भी आपका नाम हो ABCD या आबासा कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे मेरा नाम शिवम शुक्ला, मैंने शिवम शुक्ला यहाँ पर लिख दिया। आपका नाम जो भी हो या फिर जो दूसरे का नाम लिखना चाहे तो वो कुछ भी लिख सकते हो। कहाँ पर भेजना है यहाँ पर लिख सकते हो, या ऐसे यहाँ पर, या फिर जो है कहाँ पर, वैसे मैं बता दूं आपको जो आप हो यानी कि आप जैसे कि जिस पोस्ट पर हो या जिस कार्यालय से, चूंकि सरकारी पत्र की बात कर रहा हूँ, तो आप किसी कार्यालय से होंगे तभी दूसरे कार्यालय को आप पत्र भेजेंगे। तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा गया पत्र ही सरकारी पत्र कहलाता चूंकि। और सरकारी पत्र लिखते समय तो जो आपकी पोस्ट है उसको लिखेंगे, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश शासन से हो आप, या फिर मध्य प्रदेश शासन से हो, या फिर उत्तराखंड शासन से हो, राजस्थान शासन से कहाँ से हो, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके अलावा जो है जो आपकी चीज़ें लिखनी होती है, आपका पता वगैरह नीचे लिख दें। फिर इसी के नीचे आपको दिनांक लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको संख्या लिखनी होती है, कौन सी संख्या है। ओके चीज़ें, इसके अलावा जो है फिर नीचे इसके जस्ट प्रेषक के नीचे आप जैसे प्रेषक के नीचे आएंगे, फिर यहीं पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? सेवा में। ओके, सेवा में के बाद में आपको कामा में लिखना क्या? सबसे पहले आप अपना चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद में फिर लिखेंगे क्या? सेवा में। सेवा में लिखने के बाद में आप कामा लगाएंगे और उसके जस्ट जो है यहाँ से नीचे इतने साइड में यहाँ पर लिखेंगे, जिसको भी लिखना मान लेते सचिव को लिखना तो सचिव लिखेंगे, सचिव को मिलेगा कहाँ के सचिव, फिर उसके नीचे लिखेंगे राजस्व परिषद के सचिव। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश लखनऊ के मान लेते हैं, वहाँ पर लिख दिया आपने। ठीक है, किस दिनांक को भेजा आपने तो उस दिनांक को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी दिनांक हो तो उसको लिख दीजिएगा। जो भी दिनांक यानी कि जो भी जो महीना चल रहा हो वो लिखें। ठीक है, जो डेट हो वो लिखें और जो वर्ष चल रहा हो वो लिखें। तो इस प्रकार से ये प्रारूपण होता है, मतलब कि ये सरकारी पत्र का मुखौटा होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके समझ चौथा नंबर है कि परिपत्र संबंधी प्रमुख जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। परिपत्र, परिपत्र संबंधी प्रमुख जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, परिपत्र संबंधी जो प्रमुख जानकारी है उसके बारे में आपसे पूछ रहा कि जो है उस पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो पहली जानकारी ये है कि परिपत्र जो होता है एक प्रकार की सूचना होती है। परिपत्र क्या होता है? एक प्रकार की सूचना होती है जो कि कोई विभाग अपने जो अधीनस्थ यानी कि कोई बड़ा विभाग है उसके जो अधीनस्थ यानी कि उसके जो अधीन है या उसके अंडर में जो कर्मचारी आते हैं उस विभाग के, उन सभी को पत्र जो देता है उसी को परिपत्र कहते हैं। और परिपत्र विभाग के निर्देश और अनुदेश से संबंध होता है। ये बात, निर्देश और मतलब कि निर्देश होता है, जो अनुदेश होता है यानी कि जो आपको मिल रहा है या फिर जो आपको देना है, इस पे जो है आधारित होता है। दूसरी बात यह है कि परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है। क्या रहता है? तो परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है। ये क्यों नत्थी रहता है? जिस पर क्या होता है कि सभी जो सादा पत्र होता है यानी कि जो सादा पृष्ठ होता है
उस पर सभी संबंध जो कर्मचारी होते हैं उनसे सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर करा जाते हैं कि हाँ इन्होंने इस सूचना को पा लिया यानी पढ़ लिया। इसे छपा करके रिकॉर्ड में भी रख लिया था ताकि ये पता चले बाद में अगर कोई बवाल हो, कोई दिक्कत हो कि ये पत्र लिखा गया था कि नहीं, तो उनके सिग्नेचर को दिखा सके कि हाँ मुन्नमा तुमने पढ़ा था इस पत्र को, अब इसमें जो है ये मत बोलो। ठीक है, तो ये परिपत्र का चीज़ है। तीसरी जानकारी ये है कि परिपत्र विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित कराया जाता है। तो परिपत्र विभाग की आंतरिक जानकारी और व्यापक जानकारी के लिए जो है बांटा जाता है, वितरित किया जाता है। ओके, चौथी बात यह है कि जो परिपत्र होता है ये पत्र लगभग ज्ञापन जैसा होता है और कार्यालयों में परिपत्र के मुद्रित फॉर्म भी होते हैं। छठवीं बात इसके बारे में, पांचवी बात यह है कि परिपत्र में संख्या रहती है और यह जो है पर आप देखेंगे कि विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन और जो है अधोलेख यानी कि भौतिय ये सब नहीं लिखे होते यहाँ पर, आप देख सकते हो। और इसके अलावा छठवीं बात यह है कि नीचे हस्ताक्षर और पदनाम ये दिया होता है, तो ये होता है आपका परिपत्र। ओके, आगे बढ़ेंगे हम और अगले प्रश्न को समझेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए और इन मुद्दों को हम समझेंगे भाई। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो चीज़ें नहीं बताऊंगा। वैसे आपसे पूछेगा पत्रों के प्रकार होते हैं, तो पत्र कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत पत्र हो गया, वैसे पत्र तो अनौपचारिक और औपचारिक होते हैं, लेकिन और भी तमाम सारे पत्र जैसे कि व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र या पारिवारिक पत्र हो गया, एक सामाजिक पत्र होता है, एक व्यावसायिक पत्र होता है, एक प्रशासकीय पत्र होता है, एक कार्यालयीय पत्र होता है। ये पत्र के प्रकार हैं। ओके, तो आपसे एग्जाम से इन पत्रों के बारे में पूछ सकता है, तो आपको जो है भटकने की और कहीं पर जो है ज़रूरत नहीं है। जल्दी नेक्स्ट जो है वीडियो आएगी उसमें भी और तो प्रश्नों को मैं बदल बदल कर रखे रखूँगा ताकि इन्हीं मॉडल पेपर के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाए। ओके सॉरी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है कि अनुस्मारक पत्र से आप क्या समझते हैं? अनुस्मारक पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अनुस्मारक माने क्या होता है? अनुस्मारक माने याद दिलाने वाला। ठीक है, यानी कि अनुस्मारक से तात्पर्य किसी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई हेतु स्मरण दिलाने या याद दिलाने से संबंधित शासकीय पत्र या अन्य जो पत्र होता है उनसे होता है। यानी एक ऐसा पत्र जिस पत्र को मान लेते हैं हमने कोई पत्र भेजा आपके पास, उस पर जो है कोई कार्यालय ने कार्य नहीं किया, या किसी छोटे कार्यालय ने किसी बड़े कार्यालय के पास में एक पत्र भेजा कि भैया जो है फलाने गांव में जो है बिजली नहीं आ रही है, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करें। तो मान लेते पत्र नहीं पहुंचा उसके पास या नहीं पढ़ा, तो उसको याद दिलवाने के लिए पुनः दोबारा पत्र लिखना ही अनुस्मारक कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। तो सरकारी कार्यालयों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में भी अनुस्मारक का विशेष महत्व आप देखेंगे, और ऐसा इस कारण से होता है कि किसी कार्यालय में कोई मामला अगर पर्याप्त समय तक लंबित हो तो कार्रवाई विषय स्मरण दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजना आवश्यक हो जाता है कि हाँ भाई ये कार्यालय का जो है ये काम करना चाहिए, ये बढ़िया काम है और उसको जो नकारना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से याद दिलाने के लिए जिस पत्र को लिखते हैं वो अनुस्मारक होता है। अच्छा, अनुस्मारक जो है कई रूपों में हम देख सकते हैं, कई रूपों में भेजे जाते हैं। जैसे कि पहला शासकीय पत्र होता है, एक दूसरा परिपत्र के रूप में, तीसरा द्रुतगामी पत्र के रूप में, चौथा अर्धशासकीय पत्र के रूप में भी अनुस्मारक भेजा जाता है, पांचवा कार्यालयीय ज्ञापन के लिए कार्यालय के ज्ञान को एक प्रकार से। इसके अलावा छठवीं बात है कि अशासकीय पत्र को और इसके अलावा सातवें पृष्ठांकन के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, आठवां रेडियोग्राम के माध्यम से भी, नौवां तार के माध्यम से भी, और दसवां सेबिंग जो है सेबिंग ग्राम के माध्यम से भी। तो इन सभी ग्राम के माध्यम से अनुस्मारक लिखे जा सकते हैं। अच्छा, अनुस्मारक लिखने का प्रारूप आपसे पूछ रहा है। प्रारूप अब समझे प्रारूप कैसे लिखना है आपको, तो प्रारूप इसीलिए पहले बता देंगे प्रारूप क्यों होता क्या है। प्रारूप सबसे पहले अनुस्मारक आप ऊपर जैसे अनुस्मारक लिखना है तो अनुस्मारक में क्या लिखना है आपको? अनुस्मारक। ओके, अनुस्मारक में हमको कैसे लिखना है देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर अनुस्मारक की संख्या आप डालेंगे, कौन सी संख्या का है उसको आप यहाँ पर डालेंगे। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे कहाँ को लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे कि भारत सरकार गृह मंत्रालय को अपने अनुस्मारक भेजना है, तो यहाँ पर इस साइड में लिखेंगे भारत सरकार, उसके नीचे गृह मंत्रालय। ओके, इसके अलावा प्रेषक यानी अपना नाम जो भेजने वाला होता है उसका, तो यहाँ पर प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक के तुरंत बाद कामा लगाएंगे, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लेते हैं शिवम शुक्ला मेरा नाम है, मैंने शिवम शुक्ला लिख दिया। शिवम शुक्ला लिख दिया यानी कि मैंने लिख दिया कि फाउंडर ऑफ शुक्ला स्टी पॉइंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ चीज़ लिखना है, या फिर अवर सचिव भारत सरकार का कोई भी हो तो उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर ये चीज़ें। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे क्या लिखना होता है, जहाँ पर प्रेषक का है, प्रेषक के जस्ट नीचे आप लिखेंगे सेवा में, यानी किसको जो है किसके प्रति आपने भेजा है, तो सेवा में, फिर कामा, जस्ट नीचे उसके मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ,
यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और विषय अपना यहाँ पर विषय जस्ट ऐसे विषय हेडिंग डालेंगे, उसके विषय के बारे में जो भी आपकी मुख्य सामग्री उसको लिखेंगे। फिर लास्ट में नीचे जो है अपना पता वगैरह, नई दिल्ली, दिनांक जहाँ का 10 जनवरी या फिर कुछ भी जो डेट आपकी हो उसको लिखें। या फिर जो भी आज की डेट जो है, क्या है आज की डेट 15 है, 16 जून है, तो 16 जून लिख सकते हैं 2022। तो इस प्रकार से आप डेट भी डाल सकते हो, तो चीज़ें हैं। उसके बाद में क्या होता है, इतनी चीज़ें होने के बाद में आप नीचे लिखेंगे महोदय, जो इस मंत्रालय के पत्र संख्या तना तना को दिनांक तना 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 में उसके प्रसंग में मुझे आपसे पूछने का निर्देश हुआ है कि आपके उत्तर की कब तक आशा की जाए। उसके फिर नीचे आप लिखेंगे कि आपका विश्वास भाजन या विश्वासजन्य अपना नाम शिवम शुक्ला या फिर जो कुछ भी आपका नाम हो उसको लिखें। या फिर जो किसी का नाम आप लिखना चाहें उसके नीचे जो भी आपकी कैटेगरी पोस्ट हो, यानी कि जो भी आप हो वो लिखें नीचे, आपकी जो पोस्ट हो वो चीज़ें। ओके, तो इस प्रकार से अनुस्मारक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अनुस्मारक समझ में आ गया आपके। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। पल्लवन और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है, खास करके इसको समझते हैं। छठवां प्रश्न आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। छठवां प्रश्न आपके लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है। प्रारूप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग बोलते हैं। बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ओके, ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम बात कर लेते हैं पल्लवन और निबंध लेखन की। पल्लवन जो होता है, अब इसके अंतर को समझिए भाई। अंतर खास करके आपसे पूछेगा कि पल्लवन और निबंध लेखन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पहला अंतर होता है इसका कि पल्लवन में जो पल्लवन होता है उसमें आत्मकथात्मक शैली की, यानी मैं शैली, जो मैं शैली होती है, पल्लवन में मैं शैली का प्रयोग नहीं होता है। पल्लवन में आत्मकथात्मक शैली यानी कि मैं शैली का प्रयोग नहीं होता है, जबकि अनुच्छेद लेखन में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। पहला अंतर, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे दूसरा, मतलब इसी निबंध में देखेंगे दूसरी पहली बात, निबंध में पहली बात यह है कि निबंध में भूमिका विकास तथा उपसंहार होता है, किंतु लघु रचना होने के कारण से अनुच्छेद में लेखक प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ कर देता है। ये इसमें चीज़ें होती हैं। ओके, तो आगे समझते हैं हम। दूसरी बात यह है कि दूसरा अंतर इनमें यह है पल्लवन और निबंध में कि पल्लवन में केवल वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुच्छेद लेखन में या जो है इसमें आप देखेंगे क्या होता है, अनुच्छेद लेखन में किसी भी काल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा निबंध की बात की, निबंध में मूल विचार जो होते हैं उसका विस्तार उसके सभी आयामों के साथ होता है, जबकि अनुच्छेद में एक ही विचार बिंदु का प्रतिपादन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध और अनुच्छेद लेखन में भी अंतर हो स्पष्ट हो जा रहा है। पल्लवन और निबंध मतलब कि अनुच्छेद लेखन में भी अंतर स्पष्ट हो जा रहा है। अच्छा, निबंध जो होता है, निबंध आपको पता है पहले क्या लिखा जाता है, निबंध में पहले भूमिका लिखी जाती है, उसके अंदर उसका विकास लिखा जाता है, फिर उसके लास्ट में निष्कर्ष यानी उपसंहार लिखा जाता है, कंक्लूजन। ठीक है, इसके अलावा तीसरा अंतर क्या है, पल्लवन में एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं, क्योंकि पल्लवन का आकार अनुच्छेद से अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि अनुच्छेद एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। और निबंध में आप देखेंगे तो निबंध में विषय के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में लेखक मूल विषय के साथ ही जुड़ा रहता है और संक्षेप में अपनी बात प्रस्तुत करता है। तो एक प्रकार से जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। निबंध एक प्रकार से किसी भी जो है पर्टिकुलर या फिर नॉन पर्टिकुलर चीज़ों पर लिखी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी जो है प्राणी पर निबंध लिखा जा सकता है। ओके, ये चीज़ें हैं। और जो पल्लवन होता है खास जो आपको दिया होता है उसी पे आपको लिखना पड़ता है। ये तमाम प्रकार के अंतर थे जो कि मैंने आपको बता दिया। पल्लवन की कई सारी विशेषताएं होती, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी पल्लवन की विशेषता। अब आगे समझते हैं और ये प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखेंगे। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न, ई शिक्षण की विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ई शिक्षण की प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ई शिक्षण की विशेषताओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। विशेषताएं पूछ रहा है किसकी, मतलब ई शिक्षण की। ई शिक्षण माने होता है जो इलेक्ट्रॉनिक से जो है प्रकार से एजुकेशन होता है उसके बारे में। पहली विशेषता इसकी ये है कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। अधिगम माने जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो आप लर्निंग करते हो, लर्निंग में आपको सहायता प्रदान करता है कौन, जो ई शिक्षण होता है। आप जैसे आप फ़ोन से वीडियो देख रहे हो तो ये ई शिक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ रहे हो ना, तो एक प्रकार से ये ई लर्निंग है या फिर इसको ई शिक्षण बोला जाता है। इसके माध्यम से आप जो है अभी लेटे हुए हो, फ़ैन चलाए हुए हो, आसानी से वीडियो देख रहे हो मेरा और जानकारी ग्रहण कर रहे हो। क्या आज के 5-6 साल पहले, 10 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रकार से विशेषता है किसकी, ई शिक्षण की।
दूसरी विशेषता इसकी ये है कि लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधि है। लचीली माने बहुत जल्दी चीज़ों को आप सीख पाएंगे, ज्ञान आपको भरपूर मिलेगा, जो अधिगम करता होगा उसको पूरा का पूरा लाभ मिलता है इस शिक्षण के माध्यम से। लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षा जो होती है वो इसकी विशेषता होती है इस शिक्षण की। तीसरी विशेषता क्या होती है? तीसरी विशेषता है मूल्यांकन में शीघ्रता, यानी इसके मूल्यांकन में शीघ्रता यानी बहुत जल्दी होती है। वो यानी इस शिक्षण के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया का तत्काल मूल्यांकन संभव हो सकता है। तो ये बात इसकी विशेषता बड़ी फेमस है। चौथी विशेषता है कौन सी है? ज्ञान प्रबंधन, यानी कि इस शिक्षण के द्वारा ज्ञान का प्रबंधन संभव होता है और इस प्रणाली के द्वारा अधिगम के उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित प्रगति को भी जो प्रकार से क्या क्या आता है मापा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे ज्ञान को सही तरीके से प्रबंध करने के लिए उसकी व्यवस्था, ज्ञान कैसे किसको दिया जाना चाहिए, इस बात की पूरी जो एक प्रकार से चीज़ें ये शिक्षण की विशेषता को मतलब विशेषता बताती हैं इन सभी चीज़ों को। पांचवी विशेषता इसकी है कि सुविधा पूर्ण अधिगम, यानी बड़ी सुविधा होती है, आप आसानी से लेट करके कहीं पर बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगाएं तो भी आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पे सुविधापूर्ण अधिगम होता है। सीखने की जो एक प्रकार से जो विधि है उसमें बड़ी सरलता आ चुकी है इसके माध्यम से, इस शिक्षण के माध्यम से। छठवीं बात यह है कि किसी तकनीकी की उप प्रणाली नहीं है, यानी कि ये शिक्षण किसी तकनीकी की उप प्रणाली नहीं है, ये अपने आप में ही एक प्रकार से मौलिक प्रणाली है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सातवीं विशेषता इसकी ये है कि अधिगम विस्तृत संप्रत्यय, यानी कि ई शिक्षण संप्रत्यय में कंप्यूटर और वेब तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है अधिगम बड़ा सरल हो चुका है, जो लर्निंग है वो बड़ी सरल हो चुकी है। सीखने का जो प्रयास है वो लगातार, जो कुछ आपको नहीं पता पहले टीचर ढूंढना पड़ता था कैसे कैसे क्या हो, आज गूगल करोगे जो नहीं पता आपको गूगल पर मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पढ़ने से बढ़िया है, जो कि मैंने आपको बता दी। और आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न है, यूनिकोड की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी संक्षेप में प्रकाश डालिए। यूनिकोड क्या है भाई? यूनिकोड की बात की जाए तो यूनिकोड जो है विश्व की सभी लिपियों को सभी संकेतों के लिए एक अलग कोड बिंदु प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात, और जो यूनिकोड होता है वो वर्डों यानी जो करैक्टर्स होते हैं उनको एक कोड देता है, ना कि जो है गिलफ को। तो उनके जो है उनके जो कैरेक्टर्स होते वर्ड होते हैं उनको एक कोड देता है, ग्लाफ को एक प्रकार से कोड नहीं देता। तीसरी बात यह है कि जो यूनिकोड होता है भाषाओं का एकीकरण करने का प्रयत्न होता है एक प्रकार से, जैसे कि सभी जो है स्वाल्विक भाषाओं को जो है सिरिलिक यानी कि सिरिलिक के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी इस आदि के लिए देवनागरी नाम से एक ही जो है ब्लॉक दिया गया है, तो ये एक प्रकार से देवनागरी लिपि हो गई। तो ये एक प्रकार से यूनिकोड होता है, यानी किसी जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कि आ को हम कैसे लिखते हैं, आ को मैंने ये लिखा, तो ये एक प्रकार से यूनिकोड की भाषा है। ये आ है, ये यूनिकोड की भाषा है। अभी संस्कृत में भी, मराठी में, नेपाली में, सिंधी में, कश्मीरी में, इन सभी में आप देखेंगे आ ऐसे बनता है, बड़ा आ ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ है, ये एक प्रकार से देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि जो होती है कहीं ना कहीं पे लिपिबद्ध करते, उसी को यूनिकोड बोला जाता है। यूनिकोड मतलब होता है किसी ध्वनि शब्दों को या ध्वनि वर्ण जो होता है उनको एक आकार प्रदान करता है लिखित तरीके का, तो वही होता है यूनिकोड। ओके, ये कोड देता है कि हाँ यही आ है, ओके ये का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है, या फिर ये ए है, बी है, सी डी है। यानी कि आप देखेंगे चीनी, जापानी, कैरिबियाई, वियतनामी भाषाएं जो हैं वो यूनिहान में, और अरबी, फारसी, उर्दू ये सब एक देखेंगे, ये सब एक ही ब्लॉक में हैं। तो ये अलग अलग भाषाएं जो होती हैं अपने अपने ब्लॉक में अपने अपने उसमें फिट होती हैं और उसमें चीज़ें होती हैं। तो ये होता है यूनिकोड। इसके अलावा यूनिकोड की और बात बताई, चौथी बात ये है कि यूनिकोड में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपियों को ही शामिल किया जाता है। ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाने वाली लिपियों के लिए शोध चल रहा है, और जब शोध कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बारे में भी आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे पांचवी बात यह है कि यूनिकोड की एक कोड सारणी होती है, और इन लिपियों को पढ़ने के लिए इनपुट मेथड एडिटर और फॉन्ट फाइलें ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूनिकोड के बारे में मैंने बताई। अच्छा, यूनिकोड से कई सारे लाभ भी होते हैं। यूनिकोड चूँकि क्या है, एक ही दस्तावेज में अनेक भाषाओं के टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं यूनिकोड के माध्यम से। टेक्स्ट को केवल एक निश्चित ढंग से संस्कारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें
खर्च कम पड़ता है, तो ये भी एक लाभ होता है। तीसरा लाभ ये है कि किसी सॉफ्टवेयर उत्पाद का एक ही संस्करण पूरे विश्व में चलाया जा सकता है और क्षेत्रीय बाजारों के लिए अलग से संस्करण निकालने की आवश्यकता नहीं होती इसमें, ये भी एक लाभ है। इसके अलावा किसी भी भाषा का टेक्स्ट पूरे संसार में बिना जो है करप्ट हुए चल सकता है, जबकि पहले बहुत सारी समस्याएं आती थी इस मामले को लेकर के। तो ये सब क्या एक प्रकार से इसके लाभ ही तो हैं। आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि शोध के महत्व को संक्षेप में जो है प्रकाश डालिए। शोध के महत्व के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए भाई, 9वां प्रश्न, शोध के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। प्रश्न तो अच्छा है, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। ओके, बात की है शोध के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। देखिए भाई, पहला इसका महत्व यही है, शोध का क्या महत्व है कि शोध जो होता है मानव ज्ञान को जो है दिशा प्रदान करता है। क्या करता है? शोध मानव ज्ञान को एक दिशा प्रदान करता है और ज्ञान भंडार को विकसित करके जो एक प्रकार से परिमार्जित करने का जो कार्य होता है वो शोध के द्वारा ही होता है। तो शोध का एक बड़ा विशेष महत्व ये है कि शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है और ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित भी करता है। ठीक है, इसका महत्व है। दूसरा महत्व इसका ये शोध का कि शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध से क्या होता है? व्यवहारिक जो समस्याएं होती है उसका समाधान हो जाता है शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। तीसरी बात यह है कि शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है। बिल्कुल होता है, शोध से जो है व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, ये भी इसका बड़ा अच्छा महत्व है। चौथा महत्व ये है कि शोध जो होता है, शोध से सामाजिक विकास या शोध सामाजिक विकास में भी सहायता प्रदान करता है। और जब आपका एक प्रकार से माइंड से सही रहेगा, आपका बौद्धिक विकास होगा, तभी आप जो है समाज के विकास में अच्छी सहायता प्रदान कर सकेंगे। तो चूँकि आप जो है बौद्धिक विकास आपका तभी होगा जब आप शोध करेंगे। तो शोध से क्या होगा? तो इसीलिए शोध से क्या होता है? सामाजिक विकास में भी सहायता होता है, सोशल चेंज हुआ, सोशल कंट्रोल हुआ, इन सब में भी शोध का ही बड़ा महत्व होता है। ठीक, इसके अलावा पाँचवीं विशेषता है या पाँचवां महत्व इसका, ये महत्व विशेषता एक ही बात है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो पाँचवां महत्व इसका ये है वो क्या है कि शोध जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। ओके, यानी जो जिज्ञासा होती है उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको संतुष्ट करना शोध का ही कार्य होता है। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, जब आप शोध करोगे उसके किसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति आपके विचार क्या हैं, तो उसके विचार जानने के लिए आपको उस टॉपिक का शोध करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से शोध करना पड़ेगा उस टॉपिक पर। तो उसके बारे में आपको सारा का सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ ये बात है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। छठवीं बात क्या है कि शोध जो होता है इसका महत्व क्या है? छठवां महत्व है कि शोध जो होता है अनेक नवीन कार्य विधियों व उत्पादों को क्या करता है? विकसित करता है, ये भी इसका महत्व है। और सातवां महत्व इसका ये है कि शोध जो होता है ये पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में क्या होता है? सहायक होता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई और ये प्रश्न आपका जो है एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पर 8 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जाना और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को मैंने बताया। तो अब यहाँ पर आपका समय भी कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई, बस 1 घंटे की क्लास आपकी होती है। अच्छा, अब और भी नेक्स्ट जो मॉडल पेपर आएगा उसमें मैं और भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करूँगा, तो इसलिए आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होता रहेगा। अच्छा, जो बातें मैंने लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में बताई है, अगर वो बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप दीर्घ उत्तरीय में अगर वो प्रश्न आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप आसानी से कर सकेंगे। देखिए, अब यहाँ पर 2 प्रश्न केवल करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय टाइप में, खंड 7 से। ओके, 5 शब्दों में एक प्रश्न को उत्तर को आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न ऐसे पूछेंगे, जैसे प्रश्न क्या है 10वां नंबर कि हिंदी से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है कि हिंदी से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में प्रश्न ये पूछा सकता है। वेबसाइट है हिंदी की, कई सारी वेबसाइट है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हिंदी में नए नए डेवलप हो रहे हैं, तो सभी के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं वैसे बताने का प्रयास भी करूँगा आने वाले समय में। अगला प्रश्न देखिएगा, वैसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट के उपयोग की विस्तृत विवेचना कीजिए। इंटरनेट के उपयोग की विस्तृत विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और करके यहीं पर अगला प्रश्न आपको दे दिया गया, कंप्यूटर की तकनीकी पहलू स्पष्ट कीजिए। अच्छा, जब भी आपके एग्जाम से आर करके प्रश्न दे, इसका मतलब ये है कि चाहे ऊपर वाला करें चाहे ये करें, इनमें से कोई एक करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए, 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न आपको छांट के करने पड़ेंगे। हो सकता है 5 प्रश्न दे दी जाए और 5 में से आपको छांट करके 2 करने हो, ये बात ध्यान रखेंगे, 4 या 5 दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा अगर आपकी पुस्तक वगैरह में सीरीज में है तो। क्या कि संक्षेपण का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व एवं प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्षेपण का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व एवं प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न क्या है? पत्र लेखन की सामान्य विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए किसी एक अर्धशासकीय पत्र का नमूना प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पत्र लेखन की सामान्य विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए, यानी कि पहले विशेषताएं बतानी है आपको पत्र लेखन के बारे में, उसके बाद में पत्र लेखन की विशेषताओं को बताने के बाद में किसी एक अर्धशासकीय पत्र का जो नमूना, यानी कि अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा था उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है लिख करके समझाना है, उसका मसौदा तैयार करना है, एक उदाहरण देना है। अगला प्रश्न क्या है आपके समझ की? परिभाषित शब्दावली से आप क्या समझते हैं? शब्दावली को कितने वर्गों में रखा गया है, बांटा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो परिभाषित शब्दावलियों के बारे में भी आपसे एग्जाम से प्रश्न अधिक मात्रा में आते रहे हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। वैसे आप जियोग्राफी का मॉडल पेपर देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाला अवेलेबल हो चुका है, और इस 2 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के जियोग्राफी के हो चुके हैं। जल्दी लिखित का आएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, मेडिबल और जो है प्राचीन सभी का आएगा। इसके अलावा संस्कृत का, हिंदी का और अंग्रेजी का भी आप देखेंगे तो हो सकता है मिल जाए। इसी प्रकार से अन्य अलग अलग सब्जेक्ट के आपके समझ आते रहेंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की आपके पास जो है ये चीज़ें मैं लाता रहूँगा। ओके, ये बात ध्यान रखें। जियोग्राफी में मानव भूगोल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके बारे में विस्तार से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को इसमें बताया गया है। और इसके बाद में आप देखेंगे, इसके पहले वाला जो उसमें मैंने चैप्टर वाइज, यानी कि जो चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं उसके बारे में बताया है, तो उसको भी देख लीजिएगा विस्तार से। 1 घंटे 46 मिनट की वीडियो होगी। इसी प्रकार से आपके तमाम सारे सब्जेक्ट जो गए इकोनॉमिक्स से लेकर के और मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान तक सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मनोविज्ञान और सैन्य विज्ञान और जो है इसके अलावा आप देखेंगे जियोग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, ये बीए और बीएससी दोनों के लिए वही होता है। चाहे बीए में हो चाहे बीएससी में, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है वो, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सारी बातें आपके समझ में आ गई। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।